हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। लास्ट वीडियोस में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, ठीक है ना। आज उसी से आगे हमें कंटिन्यू करना है और हेडिंग डालनी है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट सीखे थे उनको भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंस से भी और ऑब्जेक्टिव से भी, तो आपको उन्हें आंसर करना होगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। देखिए, मैनेजमेंट की फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है जिसके लिए मैनेजमेंट जाना जाता है, वो है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स कह लीजिए या कॉमन गोल्स कह लीजिए, ठीक है ना। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे अचीव हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इस जैसे आप एग्जांपल देखें, ये अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु के बारे में आप सबने सुना होगा कि कैसे ये महाभारत की लड़ाई के 13वें दिन चक्रव्यूह में फंस गए थे और 6 महारथियों ने एक साथ इन पर हमला कर दिया था। एक्चुअली क्या है, रीज़न ये हुआ था, जो भी एक एक करके इनसे कोई भी लड़ने आता था, चाहे कोई भी हो, वो इनके आगे टिक नहीं पा रहा था। तो शकुनी मामा सजेस्ट करते हैं कि अगर सब इससे एक साथ, मतलब एक एक करके लड़ने जाएंगे तो हम सबको ख़त्म कर देगा ये, तो सब लोग एक साथ मिलकर के इस पर हमला करो। तो फिर द्रोणाचार्य बताते हैं कर्ण को इसको हम कैसे मार सकते हैं। वो बताते हैं कि अगर इसका धनुष, अभिमन्यु का अगर धनुष टूट जाए, कट जाए या उसके हाथ में ना हो तो हम अभिमन्यु को हरा सकते हैं। तो कर्ण पीछे से अभिमन्यु के धनुष को काट देते हैं, फिर बाकी के जो 6 महारथी होते हैं, और फिर अभिमन्यु का धनुष कटने के बाद क्या कहते हैं, कृतवर्मा एक होते हैं महाभारत में। कृतवर्मा जो हैं अभिमन्यु के जो चारों घोड़े थे और जो उसके जो दोनों, अभिमन्यु के जो दोनों पीछे जो प्रोटेक्टर्स थे, उन दोनों को ख़त्म कर दिया था। फिर ऐसे ही कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ठीक है ना, ये आदि 6 लोग मिलकर के अभिमन्यु को बेरहमी से मारने में एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं, ठीक है ना। फिर ये एक पर्टिकुलर सीन में ये रथ का पहिया ही लेकर खड़े हो जाते हैं, दूसरे श्री कृष्ण लगते हैं, और फिर जब ये भी इनके हाथ में नहीं रहता तो तलवार उठा लेते हैं, तलवार को द्रोणाचार्य उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर आखिरी हमला जो अभिमन्यु पे करते हैं वो करते हैं, दुशासन का बेटा होता है वो आखिरी हमला कर देता है, उनके सिर में गदा मार करके इनको ख़त्म कर देता है। खैर, स्टोरी तो खैर और भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमें इसको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेने का पर्पस ये है, ये बताना है कि वहाँ पे जैसे देखिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग होते हैं, ऐसी उस पर्टिकुलर लड़ाई में डिफरेंट लोग थे। कृतवर्मा था, है ना, कृपाचार्य थे, दुर्योधन था, शकुनी था, वृहद्वल था, ठीक है ना, अश्वत्थामा था। ये 6 लोग थे जिन्होंने घेरा था। तो उन सबको कॉमन डायरेक्शन दी गई थी कि आप अभिमन्यु पर अटैक करो, ठीक है ना, अभिमन्यु को ख़त्म करो, ठीक है ना। अभिमन्यु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। द्रोणाचार्य तो मुस्कुरा करके कह रहे भी रहे होते हैं थोड़ी देर पहले कि ये चाहे तो हमारी आज पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। तो सब लोग कहते हैं कि अब इसको पहले ख़त्म करो, ठीक है ना। तो कॉमन डायरेक्शन सबको मिल गई, ठीक है। और हालांकि ये नेगेटिव गोल अचीव हो गया, अभिमन्यु मर गए, ठीक है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, इट गिव्स कॉमन डायरेक्शन टू डिफरेंट एम्प्लॉइज, ठीक है ना। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में शकुनी ने और द्रोणाचार्य ने सबको कॉमन डायरेक्शन दी, ठीक है ना, ताकि ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएं। सबका पर्पस एक ही था, अभिमन्यु खत्म हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन में सबका पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहे, प्रॉफिट अर्निंग हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे सबको कॉमन डायरेक्शन दी गई, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉमन डायरेक्शन दे करके फर्म के ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये है, आइए देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे। देखिए, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स या कॉमन गोल्स। मैनेजमेंट
gives common direction to achieve common goals of the firm या of the organization. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन टू डिफरेंट एम्प्लॉइज. सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे और सबको कॉमन डायरेक्शन देना ताकि ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो जाएं. ठीक है ना. आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंस देखते हैं मैनेजमेंट की. कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी तो है ही, एक दूसरे काम के लिए भी ज़रूरी है कि इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट. आइए देखिए इस इमेज से समझते हैं. ये देखिए ये अंकल जो है दीवार के उस तरफ देखना चाहते हैं. रिसोर्सेज इनके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी लेडर्स हैं, बट ही डजंट नो हाउ टू यूज देम. यही इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी एनफ. कभी आपकी पूर्ति होगी ही नहीं. ठीक है ना. तो इतना ज़्यादा इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं और आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा, खास आउटपुट नहीं निकल रहा है. ये तो इतना सारा इनपुट है, आप इसको इनपुट ले सकते हैं. ये जो तमाम लेडर्स हैं ये तो है इनपुट, और हमें अचीव क्या करना है, कुछ देखना चाहते हैं. ये आउटपुट है जो ये देखना चाहते हैं. ज़्यादा इनपुट से कम आउटपुट. आजकल के स्टिफ कंपटीशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती. क्या अफोर्ड नहीं कर सकती कि रिसोर्सेज ज़्यादा लगें, कॉस्ट ज़्यादा हो. ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा ना. अगर कॉस्ट आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा. तो ये चीज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकती है. बट मैनेजमेंट ट्राइज टू इंक्रीज एफिशिएंसी. मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. कैसे करता है? प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू. ठीक है ना. वो किसी पर्सन को उस जॉब में लगाएगा ही नहीं मैनेजर जिस जॉब के लिए वो एम्प्लॉय सुइटेबल है ही नहीं. ठीक है ना. मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजर का काम होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब. ना, सही पर्सन को सही जगह एम्प्लॉय करना. तो इससे क्या ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी अचीव होगी हमें. जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है अगर वो वही काम करें तो एफिशिएंसी हमें मिलती है. यानी कि फिर ना केवल काम समय पे होता है बल्कि समय से पहले हो जाता है. कम कॉस्ट में भी होके करके दिखा देते हैं वो, अगर जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है. मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करता है कि एफिशिएंसी से काम हो. ठीक है ना. यानी कि कम कॉस्ट में काम हो और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकले. ठीक है ना. आइए देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे. इंक्रीजेस एफिशिएंसी सेकेंड इंपॉर्टेंस है. देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे. मैनेजमेंट रिड्यूसेस कॉस्ट बाय कंट्रोलिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की वेस्टेज को रोक करके मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. रिसोर्सेज की वेस्टेज वो नहीं होने देंगे प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर स्टाफिंग के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू और कंट्रोलिंग के थ्रू. जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके थ्रू वो रिसोर्सेज की वेस्टेज को बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. एक बार फिर से पढ़ते हैं. मैनेजमेंट रिड्यूसेस कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाती है बाय कंट्रोलिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड दस इंक्रीजेस एफिशिएंसी. इस तरीके से वो एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं. ठीक है ना. तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंस हो गई. आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं. थर्ड हेडिंग है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. एक चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. ये डायनामिक वर्ड हमने मैनेजमेंट के फीचर्स में भी हमने सीखा था प्रीवियस वीडियोस में. एग्जैक्टली वही है ये. ठीक है. हमने सीखा था कि हमारे खुद के बिजनेस पर कंट्रोल है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है ना. जैसे कस्टमर्स की डिमांड चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलना, लीगल एनवायरनमेंट का चेंज होना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना, नए कॉम्पिटिटर का आना, इन सब पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो अगर ये चेंजेस तो लगातार हो ही रहे हैं
अगर हम इन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढालेंगे तो फिर हम काफ़ी पीछे से रहेंगे। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेन था वो पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। तो मैनेजमेंट हेल्प्स, ठीक ना, मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज इटसेल्फ, ठीक ना, टू अपडेट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट मीन्स वो बदलावों के खिलाफ होते हैं ज़्यादा, क्योंकि चेंजेस होने से क्या है, एक जो काम उनको आता था या जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो उसी में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, यानी कि अगर टेक्निक चेंज हो जाती है, काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, तो फिर उन पुराने वर्कर्स को दिक्कत होती है। तो इस वजह से वो पुराने वर्कर्स नए नए बदलावों को इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट होने नहीं देते। लेकिन मैनेजमेंट उनको इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ढालने में मदद करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ठीक है ना। और चेंजेस के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मैकडोनल्ड, ये अपने आप को लगातार अपडेट करते रहते हैं। इस वजह से आज भी इनके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। 100 देशों में लगभग इनके 30-35 हज़ार रेस्टोरेंट्स आज भी एक्टिव हैं, वर्किंग में हैं, क्योंकि लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। स्टार्टिंग में इनका बर्गर था, फिर उसके बाद इनका महाराजा पैक आया, फ्राइज़ आई, अब तो कोका कोला भी देते हैं और कोई शेक भी प्रोवाइड करते हैं। तो लगातार ऐड करते रहते हैं उसमें, ताकि कस्टमर्स की जो डिफरेंट नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम होता रहे, ठीक है ना। आइए देखिए इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंडिविजुअल्स इन द फर्म ऑफन रेसिस्ट्स चेंजेस। रेसिस्ट की जगह आप चेक्स लिख सकते हैं, CHECKS, रोकना, बदलावों को रोकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे मैकडोनल्ड का तो एग्जाम्पल हमने देख ही लिया कि कैसे अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमरों की जो लगातार नीड्स जो चेंज हो रही हैं, डिमांड जो चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ही लॉन्च कर देते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट जो है वो हाथ से सारी अकाउंटिंग करना जानते हैं, यानी कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो कंप्यूटर में ना करके हाथ से सारे रजिस्टर फिल करते हैं। लेकिन आजकल तो ज़माना टैली का है, मार्क सॉफ्टवेयर का है, ठीक ना। और GST की वजह से भी आपको सारा काम ऑनलाइन आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न ही फाइल होता है, ठीक है, GSTR 1 GSTR 2 में। तो अब जो मुनीम जी हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर नहीं आता है, उनको टैली नहीं आती है, तो वो इतनी आसानी से वो टैली को विरोधी करेंगे, टैली को विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि टैली में ना होकर के जैसे पुराने जैसे तरीके से होता जा रहा है काम उसी तरीके से हो, ठीक ना। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उनको सिखाएगा, उनको ट्रेनिंग देगा टैली की, ठीक ना, उनको इसके फायदे बताएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आपको केवल एंट्री करनी है टैली के अंदर में, और देखिए अब बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब कुछ अपने आप बन जाएगा। और मैनुअल अकाउंटिंग में क्या था, आपको ये सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे इस एग्जाम्पल में जो अकाउंटेंट हैं, वो अपने आप को ढाल लें, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है इससे कि काम पहले से ज़्यादा तेज़ी से होगा। पहले जितना काम मैनुअल अकाउंटिंग में लग रहा था उसका लगभग 20 या 30% टाइम लगेगा, बाकी सारे काम तो टैली में ऑटोमेटिक हो ही जाते हैं, बैलेंस शीट बन जाती है, तो इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये फायदा है। देखिए, तो हमने पढ़ा इंडिविजुअल्स इन द फर्म ऑफन चेक्स चेंजेस, चेंजेस को आने से रोकते हैं, बट मैनेजमेंट हेल्प्स टू एडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कैसे ढालना है। एक दो एग्जाम्पल हमने देख लिए, मैकडोनल्ड का देख लिया और वो अकाउंटेंट का देख लिया, और भी तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस लेते हैं। मैनेजमेंट की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। डाल देंगे हेडिंग, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
इधर पर्सनल का मतलब है एक तरीके से पर्सोनेल, EL, पर्सोनेल यानी कि एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं। तो मैनेजमेंट कोशिश ये करता है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाए, या एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिले तो हम जो काम कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन मिल जाए, इस तरीके से हमें तारीफ मिल जाए, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इसे कहते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, कुछ कुछ एम्प्लॉय से इसी में खुश हो जाते हैं कि उनकी तारीफ हो जाती है सबके सामने, तो इसी में खुश हैं वो। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे खुश हो जाते हैं कि जैसे होली दिवाली के टाइम पे कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाता है, बोनस वगैरह मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे मैनेजमेंट के, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और वास्तव में जो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही कमा रही है। ठीक ना, तो अगर उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ के, तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे एम्प्लॉयज़, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इससे ऑटोमेटिकली भला हो जाएगा, है कि नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखेंगे वो देखते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में देखिए क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, उनको मोटिवेट करता है इन सच अ मैनर, इस तरीके से कि दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में बी अचीव्ड अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, encourages employees in such a way so that their personal objectives may be achieved along with organizational objectives। और मोटिवेट करके ना केवल नॉन फाइनेंशियल ही आप ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं, मोटिवेट करने का मतलब होता है उनको और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करना, एनकरेज करना, तो उससे उनका भी फायदा होगा एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। किसी किसी कंपनी में तो टारगेट बेस्ड काम होता है ना, कि आप टारगेट जितना पूरा करेंगे उतना ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, मैनेजमेंट अगर उन्हें मोटिवेट करता है, तो एम्प्लॉय का भी फायदा, और उनके अच्छे काम करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो जाएगा। ठीक ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, कि इट मोटिवेट एम्प्लॉयज इन सच अ मैनर दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बी अचीव अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की जाए, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा। सोसाइटी का भला कैसे होगा, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, BS6 अगर हम इंजन का इस्तेमाल करते हैं बजाय BS2 तो बिल्कुल बैन ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बजाय BS4 और BS5 के, तो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो कम रहेगा, AQI बहुत बेहतर रहेगा। AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सोसाइटी का भला है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हैं या कर पाते हैं तो भी सोसाइटी का भला है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है, इट इज़ नॉट अ जॉब सीकर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ जॉब प्रोवाइडर रादर देन अ जॉब सीकर। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हो जाती है तो वो और तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होगा सोसाइटी में तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे, यानी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है ना, तो ये भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंस है। सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, इस तरीके से होगा। एक मन में कोने में क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारे कि सर सोसाइटी का डेवलपमेंट करके फ़ायदा क्या है, हमें तो अपना डेवलपमेंट करना है ना, क्यों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या क्यों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। देखिए,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न केवल एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंच रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारा भी फ़ायदा है, ठीक है ना। हमारा फ़ायदा किस तरीके से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, ठीक है ना। जैसे पहले कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था, जैसे आप एवोल्यूशन पढ़ें कंप्यूटर का, लगातार कम होता चला गया, तो फिजिकल लेबर भी कम हो रही है, ठीक है ना, टाइम भी कम लग रहा है बनने में, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और एक फ़ायदा और है, सोसाइटी के फ़ायदे से एक फ़ायदा और है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं या जिसकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं। सोसाइटी के डेवलपमेंट से हमारा भी डेवलपमेंट होगा। कैसे? सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब ये है सोसाइटी के लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी भी इनकम इंक्रीज होगी। अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनका खर्चा भी इंक्रीज होगा, और खर्चा अगर उनका इंक्रीज होता है, ठीक है, खर्चा इंक्रीज होने का मतलब यही तो है कि फिर वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे, और हो सकता है जिन गुड्स एंड सर्विस की वो डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उन गुड्स एंड सर्विसेज में से कुछ गुड्स या सर्विस हमारे भी हो सकते हैं, तो हमारी भी सेल बढ़ेगी। फिर तो हमारी सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो देखिए हमारा फायदा है कि नहीं अल्टीमेटली। तो एक यही तो हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा था कि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एक चेन है ये, वी नीड ईच अदर। लोगों को हमसे गुड्स एंड सर्विस चाहिए, हमें भी उनसे कुछ रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे कर सकता है मैनेजमेंट डज इट, मैनेजमेंट करता है ये कैसे, यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई से नई तकनीक इस्तेमाल करके, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करके। टेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा। पहले जो है एटीएम मशीन में विंडोज एक्सपी था, विंडोज एक्सपी आपने जरूर सुना होगा। एक आपको याद होगा किसी जमाने में विंडोज 98 भी चलता था। खैर अभी तो हम विंडोज 10 पे हैं, इससे पहले 8.1 पे थे, ठीक ना। लेटेस्ट विंडोज 10 है। अभी कुछ साल पुरानी बात है, रशिया में जो है एक साथ 2 लाख कंप्यूटर हैक हो गए थे। 2 लाख कंप्यूटर हैक हो गए थे। आप समझना टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को कैसे फायदा है। 2 लाख कंप्यूटर हैक हो गए थे, और हैक करने वाले वायरस कौन सा था, उसका नाम था रैंसमवेयर वोनाक्राई। ये एक वायरस था, 2 लाख कंप्यूटर एक साथ हैक कर लिए थे। और जो कंप्यूटर हैक हुए थे मोस्टली सब विंडोज एक्सपी वाले थे। और जब ये हैक हुए थे उसके कुछ समय पहले तक ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज एक्सपी का क्या कहते हैं उसका अपडेशन जो है रिलीज नहीं किया था, ठीक ना, और कह भी दिया था क्लियरली अब हम इसका जो अपडेशन है वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप अपने खतरे पे इसको चलाइए, ठीक ना। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एटीएम्स पहले विंडोज एक्सपी पे ही चल रहे थे। अगर ये अपडेट नहीं होते तो बहुत पूरे चांसेस थे कि हमारा पैसा भी हैक हो सकता था, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता था, क्योंकि हैकर्स तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। हैकर्स तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी का वो लूप होल निकाल ही लेते हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से क्या है, देखिए सोसाइटी का बेनिफिट है कि नहीं, उनका मनी सेफ है। अब तो हमारे जो एटीएम है वो विंडोज 7 या उससे ऊपर है। मैं एक बार एटीएम से पैसे निकालने गया था, तो मैंने एक बार बूटिंग होते हुए देखा था मैंने, तो विंडोज 7 पे ही था वो, ठीक ना। और जो लेटेस्ट होगा वो विंडोज 8 पे होगा, विंडोज 8.1 पे होगा। विंडोज 10 पे तो प्राइवेट बैंक ही रख कर पाएंगे, क्योंकि इन एटीएम को अपडेट करने में भी 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च होता है एक एटीएम को करने में केवल, ठीक है। तो सारे एटीएम, लाखों एटीएम है इंडिया में, सबको करेंगे तो बहुत ज़्यादा बजट चाहिए इसके लिए, तो ठीक है ना। तो विंडोज 7 पे तो हैं मोस्टली, लेकिन जो विंडोज एक्सपी पे हैं उनमें खतरा है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल और ले लीजिए। पहले जो एटीएम कार्ड आते थे, अब देखिए उसमें एक चिप होती है, एनक्रिप्टेड चिप होती है येलो कलर की सी। पहले वो बिना चिप के आते थे तो वो इजीली हैक हो सकते थे, लेकिन जो एनक्रिप्टेड चिप वाले जो कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उनको हैक करना आसान नहीं है। इसी वजह से हैकर आपसे पूछता है कि आपका पासवर्ड क्या है,
आपका OTP क्या आया है, ठीक ना। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल गए हैं। अब तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड चल गए हैं कि आपके पास फ़ोन आएगा आपके रिलेटिव की आवाज़ में दूसरे नंबर से कि जरा वो तेरे पास OTP आया होगा या अपना वो फ़ोनपे का या पेटीएम का पासवर्ड बताइए। तो बिल्कुल आवाज़ पहचानी सी होती है, अपने घर के मेम्बरों की सी होती है, और आप बेझिझक शेयर कर देते हैं और तुरंत आपका अकाउंट पूरा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है ना। पहले क्या थे, तो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहना चाहिए ताकि ये हैकर्स को इनके लिए दिक्कत बढ़ती जाए और लोगों का पैसा सेफ रहे। तो सोसाइटी का बेनिफिट टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड करने में ऐसे है, ठीक है ना। ये हमने तमाम एग्जाम्पल से समझा, ठीक। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस भी है कि मैनेजमेंट ना केवल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंस पढ़ ली, उसको देखते हैं। पहला हमने देखा हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन टू डिफरेंट एम्प्लॉइज टू अचीव कॉमन गोल्स। अलग अलग एम्प्लॉइज को कॉमन डायरेक्शन दे दिया, जैसे वो अभिमन्यु को मारने का टारगेट दे दिया गया था, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट था इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय स्टॉपिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररेलेवेंट। उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिव बना करके और उनकी जो वीकनेस है उसको बाईपास करके उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट हमने सीखा क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू एडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि क्या होता है, एम्प्लॉइज रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं बदलाव को आने से, बट मैनेजमेंट हेल्प्स टू एडॉप्ट दीज चेंजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट था हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उनके यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज पूरा है। मैनेजमेंट ट्राई टू फुलफिल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज बाय कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। उनके भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएं। तो इस काम में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है ना। उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करके, रिकॉग्निशन दे करके, मोटिवेट करके, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट हमने सीखी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके तो हमने 3-4 एग्जाम्पल भी देख लिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय अपडेटिंग देमसेल्व्स रेगुलरली, बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। इस तरीके से वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये 5 ही इंपॉर्टेंस हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। आइए अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं कुछ ऑब्जेक्टिव से भी और इंपॉर्टेंस से भी, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन देखिए इसको हम कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज एनवायरमेंटल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन की वो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, एनवायरमेंटल मेथड्स। गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। एंड प्रोवाइड बेसिक एमेनिटीज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, ETC। ये सारे काम बिजनेस को करने चाहिए। तो नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड हियर। यहां पे मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इंडिकेट हो रहा है? देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव 3 थे। इसका डायरेक्ट आंसर देने से पहले मैं आपको हिंट दे देता हूं। 3 ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक, दूसरा था सोशल और तीसरा था पर्सनल। ये 3 ऑब्जेक्टिव थे। इन सेंटेंसेस में मैनेजमेंट का इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? तो आंसर क्या है? सोशल। सोशल आंसर है इसका। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं इधर सोसाइटी के लिए। यहां पे सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? इट क्रिएट्स बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। ये सारे बेनिफिट सोसाइटी के लिए क्रिएट हो रहे हैं। लॉन्ग रन में हमें ही फायदा है, हमारी ब्रांड वैल्यू डेवलप होगी, हमारी गुडविल इंक्रीज होगी, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए, मेंशन एनी 2 साइंस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। हम कैसे पहचाने कि कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम कैसे पहचानेंगे? तो हमें उसके 2 साइन बताने, कोई भी 2 साइन बताने हैं। देखिए कौन कौन से 2 साइन हो सकते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल, यानी कि आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एक्स्ट्रा पैसा लगाया है बिजनेस में, ये ग्रोथ का साइन है। सेकंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके इंक्रीज हो गए, पहले 4 ही वर्कर काम कर रहे थे, अब 12 कर रहे हैं, यानी कि आपने ग्रो करा है बिजनेस में। एक्स्ट्रा वर्कर तो हम तभी हायर करेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, यानी कुछ आपने एक्सपेंड वगैरह, नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करे होंगे। नए प्रोडक्ट लॉन्च करना वो भी ग्रोथ का साइन है, लेकिन हमसे 2 ही पूछें तो हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू अपडेट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू अपडेट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे कौन सी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की फुलफिल हो रही है, कौन सी इंडिकेट हो रही है, वो हमें बताना है, ठीक है ना। इसमें कौन सी, देखिए 5 इंपॉर्टेंस थे। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है ना, क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है ना, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और 5वां आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी वाला तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। एम्प्लॉइज वाला है, एम्प्लॉय यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस हेडिंग पूछ रहे हैं तो उसको ऐसे लिख देंगे, कौन सा, हेल्प्स इन अचीविंग, जो आपने 4th नंबर की इंपॉर्टेंस समझी है वो है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये वाला इंपॉर्टेंस यहाँ पे इंडिकेट हो रहा था, ठीक है। यही आंसर आपने लोगों ने भी किया था, ठीक है। तो देखिए ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, उससे पहले ऑब्जेक्टिव और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप इनको लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। देखिए भले हमें यहाँ पे 95% समझ में आ गया, लेकिन घर पे सेम डे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेम डे रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर अगले दिन या उसके 1-2 दिन बाद कुछ नया नया सा लगेगा। तुरंत ही रिवाइज कर लेंगे तो 100% हमें याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।